एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हटा दिए गए हैं। 3 हमारा है, उसमें है सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ियाँ और एक वाक्य में उत्तर। तो आगे हम इन सभी के आंसर आपको इस पीडीएफ के लास्ट में मिल जाएंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पर लिंक क्लिक करके आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम हमारे जिनके आंसर देखने हैं उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट, अति लघु प्रश्न, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आपको आंसर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आंसर है असंवहनीय अपुष्पोद्भिद पौधों को उभय स्थलीय प्रकृति के होते हैं तथा जिनका लैंगिक जनन अंग बंध्य बहुकोशिकीय आवरण से घिरा रहता है, ब्रायोफाइटस कहलाता है। फिर आगे देखें तो ये नम तथा ठंडे स्थानों पर एक वृद्धि कारक हरी परत बनाते हैं। सामान्यतः ब्रायोफाइटा स्थलीय पौधे हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन के दौरान उनके आधार की सतह पर जल को कम से कम एक पतली फिल्म की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषम बीजाणुता का क्या अर्थ है या स्पष्ट कीजिए। सो हमारा आंसर रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, विषम बीजाणुता का अर्थ है पौधे में दो विभिन्न आकार, संरचना एवं कार्य वाले स्पोर बनने की क्रिया विषम बीजाणुता कहलाती है। वहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, विषम जीवाणुता लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर रहेगा विषम बीजाणुता। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आंसर, इस आंसर से आपको 2 मार्क्स तो पूर्ण मिल जाएंगे। चलिए हम हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। आंसर रहेगा हमारा, निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाना तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को आप अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिसंलयन को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर इसका आंसर देख रहे होंगे। तो आंसर है, पराग नलिका से मुक्त दोनों नर युग्मकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश में स्थित द्वितीयक केंद्र यानी कि 2n से संयोजन करता है। द्वितीयक केंद्र में 2 केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। इन केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ आपको शैवालों के लक्षण 4 दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से जो भी आपको 2 लक्षण अच्छे लगे वह आप इसे याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो फर्स्ट है हमारा, शैवालों की कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेकेंड है, शैवालों में भोज्य पदार्थों का संचय करने के लिए मंड के रूप में भोजन को संचित किया जाता है। थर्ड है, शैवाल अधिकांशतः स्वच्छ जल, समुद्री जल दोनों में ही पाए जाते हैं। फिर है, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो नमी वाले स्थानों पर भी पाए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर रहेगा हमारा, यहाँ पर हमें 2 मार्क्स का आंसर लिखना है, इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। कृत्रिम वर्गीकरण कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। कृत्रिम वर्गीकरण ब्राहा आकार, जो कृत्रिम वर्गीकरण किया गया था उसके आधार क्या क्या थे वह हमें यहाँ पर बताने हैं। तो ब्राहा आकार को देखकर, आकृति को देखकर, जीवन अवधि तथा आवास जैसे महत्वहीन लक्षणों यानी कि महत्वहीन यानी कि जिनका कोई महत्व नहीं है, ऐसे लक्षणों को देखकर यहाँ पर कृत्रिम वर्गीकरण कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा, प्राकृतिक वर्गीकरण वर्गीकरण की इस प्रणाली में जीवों को उसकी आकृति, संरचनात्मक समानता और असमानता तथा स्वभाव एवं व्यवहार के पारस्परिक संबंधों पर आधारित थी। यानी कि जो प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली थी वो आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के जो लक्षण हैं उस पर आधारित थी। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आते हैं लघु प्रश्न, जिसका फर्स्ट है, आवृत बीजी व अनावृत बीजी पौधों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसके आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आंसर है हमारा, आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी में 3 अंतर इस प्रकार हैं। अनावृत बीजी को हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं और आवृत बीजी को एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो अनावृत बीजी में है, अनावृत बीजी पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते हैं, इनमें जननांग शंकुओं पर उत्पन्न होते हैं।
फिर इधर साइड आवृतबीजी में देखें तो इन पौधों में पुष्प उत्पन्न होते हैं तथा इनके अंदर ही जननांग पाए जाते हैं। फिर हम आगे देखें तो आगे रहेगा हमारा, चूंकि इन पौधों में बीजांड अंडाशय में नहीं होता है अतः इनके बीज नग्न होते हैं। नग्न यानी कि उनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। फिर हम आवृतबीजी में देखें तो आवृतबीजी में है इन पौधों में बीजांड अंडाशय के अंदर बंद होते हैं अतः इनके बीज फल के अंदर बंद रहते हैं। फिर थर्ड इधर देख लेते हैं, इन पौधों में द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन की क्रिया नहीं होती है। इन पौधों में द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन की क्रिया पाई जाती है। फिर हमारा इधर नेक्स्ट है, इन पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है अतः इनका भ्रूणपोष अगुणित होता है। इधर साइड में देखें यानी कि आवृतबीजी में तो इन पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के बाद होता है अतः इनका भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। फिर हमारा फिफ्थ एंड लास्ट है, इन पौधों में संवहन उत्तक के जाइलम में वाहिकाओं एवं फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। आवृतबीजी में इनके संवहन उत्तक के जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, में हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। पहला है, जड़ के आधार पर इन पौधों में संवहन पुलों की संख्या 7 से अधिक होती हैं। इनकी जड़ों में संवहन पुलों की संख्या प्रायः 2 से 6 तक होती है। फिर हमारा अगला है तना। तो तने में है, इनमें ग्राउंड टिश्यू में संवहन पुल बिखरे रहते हैं तथा ये बंद प्रकार के होते हैं अर्थात इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। फिर हम द्विबीजपत्री पौधे में देखें तो इनके तने में संवहन पुल 1 या अधिक 2 घेरे से विन्यासित रहते हैं तथा ये खुले प्रकार के होते हैं अर्थात इनमें जाइलम एवं फ्लोएम के बीच कैम्बियम की रिंग पाई जाती है। फिर हमारा पत्ती में है, इनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। इनकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है पुष्प। तो इसमें है, इनके पुष्प त्रिभागी होते हैं अर्थात पुष्पदल 3-3 की भ्रमियों में विन्यस्त होते हैं। इधर हम देखें द्विबीजपत्री पौधों में तो इनके बीच पुष्प चतुर्थ पंचभागी होते हैं अर्थात पुष्पदल 4-4 या 5-5 की भ्रमियों में विन्यस्त होते हैं। फिर हमारा फिफ्थ है, बीज के आधार पर तो इनके बीजों में एक बीजपत्र पाया जाता है, ये प्रायः भ्रूणपोषी होते हैं। फिर द्विबीजपत्री पौधों में बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, ये प्रायः अभ्रूणपोषी होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है लिवर बर्ड व मांस में कोई 3 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर लिवर बर्ड और मांस में अंतर दिखाई दे रहा होगा। लिवर बर्ड और मांस, फर्स्ट है, इनका गेमिटोफाइट हृदयाकार चपटा और हरा थैलस होता है। इनका गेमिटोफाइट पत्ती व तने में विभक्त होता है। फिर हमारा सेकेंड है, गेमिटोफाइट से एक कोशिकीय राजवाइट निकलते हैं। इनके गेमिटोफाइट से बहुकोशिकीय राजवाइट्स निकलते हैं। फिर थर्ड है, इनमें कैप्सूल के फटने पर स्पोर्स का विकिरण होता है। स्पोर्स के विकिरण हेतु कैप्सूल में विकसित तंत्र होता है। फिर फोर्थ है, कैप्सूल में इलेटर्स पाए जाते हैं जो स्पोर्स के विकिरण में सहायता करते हैं। इधर देखें तो इनके कैप्सूल में इलेटर्स नहीं पाए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र का चित्रीय प्रदर्शन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र का जो चित्र है वह देख सकते हैं। इसको आप अपनी जो कॉपी है या नोटबुक है उसमें आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये फ्लावर का डायग्राम बताया गया है। यहाँ पर एक पौधा है यानी कि प्लांट है। यहाँ पर उसके सभी जो परागकण, परागकोश इत्यादि के चित्र बताए गए हैं। फिर इनका जीवन चक्र किस प्रकार क्रिया करता है ये सभी कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए आप इसको देख लीजिए। यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जिससे आपको चित्र बनाने में आसानी होगी। फिर आगे यहाँ से यहाँ तक का, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर ही इसका चित्र बनाएं जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर है पादप जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतरण। प्रत्येक सजीव के जीवन में 2 प्रकार की पीढ़ियां होती है, अगुणित यानी कि युग्मकोभिद्ध व द्विगुणित यानी कि बीजाणुभिद्ध। यह दोनों पीढ़ियों के एकांतरण के क्रम में पादप के जीवन में आती है। इस प्रक्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।